Good morning, students. The next point to be discussed here is ionization enthalpy of transition elements. So, ionization enthalpy जैसे कि आपको पता ही है कि किसी एटम के outermost इलेक्ट्रॉन को which is farthest from the nucleus. तो outermost इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है उसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं. तो मतलब वो न्यूक्लियस से सबसे दूर वाला इलेक्ट्रॉन होता है जो हमने रिमूव करना होता है. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द थिंग के ट्रांजिशन सीरीज में अलोंग ए सीरीज क्या होता है, जैसे आप स्कैंडियम से टाइटेनियम से वेनेडियम से क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक की तरफ जा रहे हैं अगर, और आपसे पूछा जाए कि स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हुए आयनाइजेशन एंथैल्पी को क्या होगा, तो हमने ये प्रीवियसली डिस्कस किया है कि स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हुए एटॉमिक रेडियस या साइज जिसको हम कहते हैं वो डिक्रीज करता है. स्कैंडियम बड़ा है और फिर उसके बाद रेडियस छोटा होता गया, यानी कि न्यूक्लियस और अंतिम इलेक्ट्रॉन की दूरी जो है वो कम होती जा रही है जैसे हम अलोंग ए ट्रांजिशन सीरीज चल रहे हैं. ओके, बट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है. यहाँ पे 21 है न्यूक्लियर चार्ज, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 30. सो व्हेन वी मूव अलोंग ए ट्रांजिशन सीरीज क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजिंग बट द न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग. इन नटशेल अगर बात करें माइक्रो लेवल की, नहीं मैं मैक्रो लेवल की बात कर रही हूं, तो न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन की दूरी कम हो रही है, ठीक वैसे जैसे किसी भी पीरियड में होता है, because nuclear charge increases and the last principal shell remains same किसी भी पीरियड में. तो ट्रांजिशन सीरीज क्या है, एक पीरियड का हिस्सा ही है ना. सो जब न्यूक्लियस और अंतिम इलेक्ट्रॉन की दूरी कम हो रही है और न्यूक्लियस की पावर यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, वैसे में आप खुद ही समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस का कंट्रोल ऑन द लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे आप अलोंग ए सीरीज मूव करते हैं. जब न्यूक्लियस का कंट्रोल बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन पे तो हमें उसको रिमूव करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी, ज्यादा फोर्स चाहिए, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड इंक्रीज अलोंग द ट्रांजिशन सीरीज एंड इट इंक्रीजेज इन फैक्ट ऑल्सो. बढ़नी चाहिए हमारे अनुसार और सच भी यही है कि बढ़ती भी है. How to jot it down? Because the size of atom is decreasing, but the nuclear charge is increasing along a transition series. Therefore, the removal of last electron na bole, last electron becomes more difficult and it requires more energy, and the ionization enthalpy increases. Okay. अब सेकंड पॉइंट आयनाइजेशन एंथैल्पी में जो नोटिस करने वाला है कि ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, दे हैव हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन एस ब्लॉक. एस ब्लॉक में क्या है, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उनकी अपेक्षा इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है लेकिन पी ब्लॉक से कम है. बड़ी सिंपल सी बात है, एस ब्लॉक जो है वो डी ब्लॉक से पहले आता है. अगर आप एक पीरियड को गौर से देखें तो ये आपका एस ब्लॉक है, ये आपका पी ब्लॉक है और इन बिटवीन क्या है, डी ब्लॉक. एस ब्लॉक वालों का साइज बड़ा है, न्यूक्लियर चार्ज कम है. तो साइज बड़ा है, न्यूक्लियर चार्ज कम है इनकी अपेक्षा. बड़ा चार्ज और कम न्यूक्लियर, बड़ा साइज और कम न्यूक्लियर चार्ज का मतलब कि आप इनका इलेक्ट्रॉन आसानी से स्नैच कर सकते हैं. सो एस ब्लॉक का आयनाइजेशन एंथैल्पी इनसे कम होनी चाहिए और है भी. पी ब्लॉक में आए तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स पीरियड में ही चल रहे हैं ना हम, तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का साइज छोटा होगा डी ब्लॉक की अपेक्षा, जबकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा. तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब न्यूक्लियस ने कस के पकड़ा हुआ है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए पी ब्लॉक वालों की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी. तो हम इसको अगर लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक हैव बिगर साइज एंड लोअर न्यूक्लियर चार्ज देन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सो द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एस ब्लॉक इज लोअर देन दैट ऑफ डी ब्लॉक, बट द साइज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स इज स्मॉलर एंड द न्यूक्लियर चार्ज इज हायर, सो द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स विल बी larger than that of
डी ब्लॉक। सो हम ये इस तरह से कर सकते हैं, एस ब्लॉक की आयनाइजेशन एंथैल्पी डी से कम है और डी की पी से कम है। रीजन हम डिस्कस कर चुके। अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आती है। फर्स्ट सीरीज जो है उसका एंडिंग एलिमेंट जिंक है, सेकंड का कैडमियम और थर्ड का मर्करी। नाउ द क्वेश्चन इज दे हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अब जैसे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की, इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा एक ट्रेंड देखते हैं कि स्कैंडियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है 631 किलो जूल पर मोल, टाइटेनियम 656, वेनेडियम 650, फिर क्रोमियम 653, मैंगनीज 717, आयरन 762, कोबाल्ट 758, निकल 736, कॉपर 745 एंड जिंक 906। मतलब स्कैंडियम ने 631 से शुरू किया, जो बाद में कॉपर पे जाके मैक्सिमम वैल्यू, कॉपर पे नहीं सॉरी आयरन पे 762 की वैल्यू तक पहुंच गया। कॉपर की फिर 745 थी, मींस इंक्रीज तो कर रही है। लेकिन आप देखें कि कॉपर 745 और जिंक अचानक उसके बाद अगला एलिमेंट है और 906 किलो जूल। सो इसी तरह से जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मैंने एग्जांपल लिया, वैसे ही सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में कैडमियम की एक्सेप्शनली हाई है, मर्करी की भी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई है। इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है। हालांकि आपको याद होगा कि जिंक, कैडमियम और मर्करी की बारी जब एटॉमिक रेडियस के बारे में टाइम पे हमने डिस्कस किया था, तो पूरी ट्रांजिशन सीरीज में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज किया था और जिंक के टाइम पे अचानक थोड़ा सा बढ़ गया था। कैडमियम और मर्करी के केस में भी वैसा ही होता है, साइज बड़ा है फिर भी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है इनकी बहुत हाई है। सो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इनका आपको मालूम है कि s और d ऑर्बिटल दोनों फुल्ली फिल्ड हैं एंड दे हैव जैसे जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन 3d10 एंड 4s2d फुल्ली फिल्ड है और s भी फुल्ली फिल्ड है। सो अब ऐसे फुल्ली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना चाहेंगे तो कोई भी एटम जो है वो अपनी स्टेबल फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब होने की प्रोसेस को रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट करेगा तो आपको इलेक्ट्रॉन छुड़ाना जो है वो मुश्किल होगा। अब आप देखें कैसे इसको हम जॉट डाउन कर सकते हैं, दैट दे हैव फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ n-1 d10 ns2, n-1 d10 एंड ns2। अब n की वैल्यू जिंक के लिए 3 है, इसके लिए 4 है, इसके लिए 5 है, इतना तो आप देख लेंगे। सो ड्यू टू स्टेबल फुल्ली फिल्ड दिस कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम विच इज क्वाइट स्टेबल, therefore they have very high ionization enthalpy, या आप लिख सकते थे therefore removal of electron from these elements is quite difficult। एक ही मतलब है दोनों बातों का। अब आगे थोड़े इसके माइक्रो लेवल के केसेस अगर डिस्कस करने हो तो अगर हम जैसे स्कैंडियम से टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट इस तरह से चल रहे हैं, देखिए यहां पे, तो हमें मालूम है पहली चीज हमारे दिमाग में क्या है कि क्रोमियम का साइज मैंगनीज से बड़ा है। तो अब हमें जो पॉइंट है डिस्कस करने वाला वो ये है कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैंगनीज इज लोअर देन दैट ऑफ क्रोमियम एंड इट इज द सेम केस फॉर कॉपर एंड जिंक। मतलब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो जिस तरह से मैंगनीज की क्रोमियम से लो है उसी तरह जिंक की भी कॉपर से लो होगी। देखिए जब ऐसा टिपिकल सा केस आ रहा है, नाउ सी दिस इज क्रोमियम। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन है 3d5,4s1। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब आप क्रोमियम का रिमूव करवाते हैं, इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी इज 653 किलो जूल और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये बड़े आसानी से रिमूव कर देगा क्योंकि 4s1 को रिमूव करना है आपने। आफ्टर दैट इट इज गोइंग टू एक्वायर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन।
तो क्रोमियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से लूज कर देता है, बिकॉज आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर्स D5 कॉन्फ़िगरेशन विच इज क्वाइट स्टेबल। लेकिन मैंगनीज के केस में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, एक तो मैंगनीज का साइज क्रोमियम से छोटा है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है। मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d5 4s2। सो 3d5 4s2 है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है, साइज इसका छोटा है क्रोमियम से, तो इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी, दैट इज यहाँ पे 653 और यहाँ पे 717 किलो जूल पर मोल लग रही है। एक्सपेक्टेड था, साइज छोटा है और कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा कुछ खास नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करके मैंगनीज को कोई फायदा हो रहा है। बट क्रोमियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके हाफ फिल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में, स्टेबल प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए हैं। अब आप बोल रहे हैं कि इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है। दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने का मतलब है इसकी आप स्टेबल D5 कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करके D4 बनाना चाहते हैं, विच इज क्वाइट इनस्टेबल अफेयर फॉर इट। मतलब इसके लिए, क्रोमियम के लिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज करना बेहद घाटे का सौदा है और वो इस चीज का विरोध करेगा। ये स्टेबल है, स्टेबल से अनस्टेबल हो जाएगा, इनस्टेबल हो जाएगा रादर, इसलिए क्रोमियम इस चीज का विरोध करेगा तो आपको फोर्सिबली, बहुत फोर्स लगा के दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ मैंगनीज आप देखें, मैंगनीज अगर अपना सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जो कि 4s1 बच गया है, 4s2 से 4s1 पे आ चुका है पहले ही। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज करते वक्त इसकी सिचुएशन वो थी जो क्रोमियम का पहला इलेक्ट्रॉन लूज करते वक्त स्थिति थी। क्रोमियम था पहले 3d5 4s1 और एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बन गया था 3d5 4s0। अब मैंगनीज के साथ वैसा होने जा रहा है, इसलिए मैंगनीज जो है वो क्रोमियम की अपेक्षा आसानी से सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। आप देखें, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंगनीज की हाई है क्रोमियम से, लेकिन सेकेंड के टाइम पे ये लो हो गया, ये हाई हो गया, क्योंकि इसका नुकसान हो रहा है सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज करके और इसको फायदा हो रहा है। इट इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल बिकॉज इट इज गोइंग टू एक्वायर 3d5 कॉन्फ़िगरेशन। सो आप लिख देंगे समझने। तो हम इसको किस तरह से लिखें? लिखते वक्त हम कॉन्फ़िगरेशन जरूर लिखेंगे, भले ही हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू याद ना रहे, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम और मैंगनीज की लिखें। सो हम लिखेंगे, बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम एक्वायर्स एग्जैक्टली हाफ फिल्ड D5 configuration, therefore it easily loses its first electron and its first ionization enthalpy is lower than that of manganese. But when second electron has to be removed from chromium, its stable D5 configuration will be disturbed, so a huge amount of energy, higher amount of energy is required as ionization enthalpy. But manganese, by loss of second electron, acquires the stable D5 configuration, so its second ionization enthalpy is lower than that of chromium. On the similar lines, we can discuss that first ionization enthalpy of copper is lower than that of zinc, because by loss of 1 electron, copper is going to acquire fully filled 3d10 configuration, which is quite stable. So the first ionization enthalpy of copper is lower than that of zinc. But when it is the case of removal of second electron, the stable 3d10 configuration of copper will be disturbed and it will become 3d9. So huge amount of energy is required to remove the electron from 3d10 stable configuration of copper 1 positive to make it copper 2 positive, and it has very high ionization enthalpy. Whereas when zinc will lose the second electron, it will acquire the stable 3d10 configuration, so it easily loses the second electron in comparison to copper. Therefore second ionization enthalpy of zinc will be lower than that of copper, or लोअर इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से। सो इसका आंसर भी कॉन्फ़िगरेशन में ही निकलेगा। अब एक ऐसा ही क्वेश्चन के द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैंगनीज इज वेरी हाई। जब मैंगनीज है आपका आर्गन 3d5 4s2, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया 4s1 रह गया, सेकंड रिमूव करवाया 4s0 रह गया 3d5। 3d5 इज क्वाइट स्टेबल, हाफ फिल्ड
d ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज क्वाइट स्टेबल। मतलब जब मैंगनीज सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इट बिकम्स क्वाइट स्टेबल। अब आप बात कर रहे हैं थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो इसको लॉस ही है 3d5 से, क्या बन जाएगा 3d4। इट इज नो वे दिस इज अ गेन, रादर इट इज अ लॉस फॉर मैंगनीज। तो मैंगनीज का जब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंगनीज 2 पॉजिटिव कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि अपनी स्टेबिलिटी लूज करे। इसलिए थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है इसकी बहुत हाई होती है। सो अगेन आप कॉन्फ़िगरेशन के बेस को इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Fe फ्रॉम Fe2 पॉजिटिव इज वेरी स्मॉल। कहने का मतलब है कि Fe2 पॉजिटिव से अगर आपने Fe3 पॉजिटिव बनाना है, देन इट नीड्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब देखें Fe है आपका आर्गन 3d6 4s2, 26 एटॉमिक नंबर है क्योंकि इसका। जब आप इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवा दे रहे हैं, यानी कि 4s के आपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवा दिए, 4s 0 हो गया, आपके पास बचा 3d6। अब आपको साफ दिख रहा है कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करवा देता है, देन इट इज गोइंग टू एक्वायर 3d5 विच इज हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल एंड इट इज क्वाइट स्टेबल। सो आपका आंसर इसी चीज में छुपा हुआ है कि Fe2 पॉजिटिव से जब आप Fe3 पॉजिटिव बना रहे हैं तो 3d6 से हम क्या बनने जा रहे हैं 3d5। 3d5 इज अ हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन विच इज क्वाइट स्टेबल। तो इस लालच में Fe2 पॉजिटिव फटाफट अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है कि मैं तो बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने जा रहा हूं और मैं उस चक्कर में Fe3 पॉजिटिव बन रहा हूं, तो इट इज वेरी गुड थिंग। तो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है। और आप क्या लिखेंगे, ये सारी इक्वेशन लिखेंगे और फिर आप बोलेंगे कि if Fe2 पॉजिटिव लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, देन इट एक्वायर्स exactly half filled d5 configuration which is quite stable. Therefore the ionization of Fe2 positive into Fe3 positive needs very small ionization enthalpy. अब नेक्स्ट थिंग जो हमें इसमें डिस्कस करनी है कि द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। Ionization enthalpies of third transition series elements are higher in comparison to second and first transition series. आपको याद होगा कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का साइज जो था वो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट से छोटा था, और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का साइज जो है वो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स के लगभग बराबर ही है। अब ये साइज का ये ट्रेंड है। न्यूक्लियर चार्ज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का सेकंड से कम है और सेकंड का थर्ड से कम है। आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 चीजों पे डिपेंड करती है। अगर साइज बड़ा है और न्यूक्लियर चार्ज लो है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लो, अगर साइज छोटा है और न्यूक्लियर चार्ज हाई है तो हाई होगी। अब हमें साफ दिख रहा है कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का न्यूक्लियर चार्ज हाई है लेकिन साइज जो है वो छोटा है, मतलब सेकेंड के लगभग बराबर है तो छोटा ही है। साइज छोटा और न्यूक्लियर चार्ज बहुत हाई, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इन दोनों से हाई तो होनी ही थी। लेकिन ये सारा हुआ क्यों था? क्योंकि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के केस पे हमें याद है 14 इलेक्ट्रॉन्स कहां चले गए थे, f ऑर्बिटल में, और उन्होंने क्या दिया था, वेरी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। साइज के टाइम पे हमने डिस्कस किया है ये सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज वाला, आप उसको रेफर कर सकते हैं फिर से। तो असली कारण क्या बना कि in case of third transition series elements 14 electrons have gone to 4f orbital which give very poor screening effect, due to which the effective nuclear charge of third transition series is quite high in comparison to first and second transition series, which makes the ionization enthalpy of third transition series quite higher in comparison to first and second transition series। जबकि कायदे से होना क्या चाहिए था, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स ऊपर आने थे, फिर ग्रुप में नीचे आने थे सेकंड के, और सबसे नीचे आने थे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के।
और ये ग्रुप बन गया, तो डाउन द ग्रुप क्या होनी चाहिए थी, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए थी। फर्स्ट से सेकंड तक डिक्रीज ही की है, लेकिन सेकंड से थर्ड में आए हैं तो इंक्रीज कर गई है। दिस इज अनयूजुअल बिहेवियर, और इसका कारण क्या है, going of 14 electrons to 4f orbital, which give very poor screening effect, and that's why the effective nuclear charge becomes stronger or higher. That makes the ionization enthalpy of third transition series higher than that of first and second transition series. या आप चाहें तो एक शॉर्ट तरीका इस सबको लिखने का ये भी है कि ड्यू टू वेरी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज वेरी हाई, देयरफॉर द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स इज क्वाइट हाई। बड़ा ही शॉर्ट में करना हो तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज मेटालिक कैरेक्टर। ओके, मेटालिक कैरेक्टर की बात यह है कि सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं ये टिपिकल मेटल्स हैं। इनमें मेटालिक लस्टर है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मैलिएबल हैं, डक्टाइल हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और मतलब वो सभी कैरेक्टर्स, और इनका बीसीसी एफसीसी स्ट्रक्चर्स हैं लाइक टिपिकल मेटल्स। तो ये सभी मेटल्स हैं, पहली बात तो ये होगी। अब बाकी बातें ये हैं कि ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर वेरी हार्ड मेटल्स एक्सेप्ट मर्करी which is liquid, and zinc cadmium are also not very hard. क्या कहा मैंने, सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेहद हार्ड मेटल्स हैं। इनमें एक्सेप्शन कौन है, मर्करी, जिसको आप सभी जानते हैं कि मर्करी थर्मामीटर में एक लिक्विड के तौर पे यूज किया जाता है। मर्करी क्या है, लिक्विड है, मेटल होने के बावजूद इट इज लिक्विड, तो ये तो हार्ड तो हुआ ही नहीं, पहली बात। और दूसरा, जिंक और कैडमियम जो है ये भी हार्ड नहीं है। इन तीनों में कॉमन क्या है, जिंक पहली ट्रांजिशन सीरीज का अंतिम एलिमेंट है, कैडमियम दूसरी का, और मर्करी तीसरी का। मीन्स लास्ट एलिमेंट ऑफ एवरी ट्रांजिशन सीरीज इज नॉट वेरी हार्ड, इट इज ए मेटल बट नॉट हार्ड मेटल। अब पॉइंट वाइज हम चलिए डिस्कस करते हैं इन चीजों को। पहली बात ये डिस्कस करेंगे, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो मेटालिक कैरेक्टर, कि ये सब के सब मेटालिक क्यों हैं। कोई भी चीज मेटालिक कब होती है, जब उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है और अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा लूज कर सकता है मेटालिक बॉन्ड बनाने के लिए, तब कोई भी चीज जो है वो मेटालिक कैरेक्टर शो करती है। वही कारण यहां पे है, दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड also have 1 or 2 electrons in their ns orbital। हमें कॉन्फ़िगरेशन तो मालूम ही है ना, n-1 d में 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ns में 1 से लेके 2 तक इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो क्या होता है, टिपिकल मेटालिक बॉन्डिंग के लिए क्या यूज करते हैं, ns ऑर्बिटल के 1 या 2 जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या करेगा, ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को, 1 या 2 जितने भी हैं उसके पास, इनको लूज कर देगा मेटालिक बॉन्डिंग के लिए, और पीछे क्या बच जाएगा, आपका कैर्नल बच जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। सो यूजुअली ये इलेक्ट्रॉन्स, ns ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स तो सिंपल मेटालिक बॉन्डिंग के लिए यूज होंगे ही होंगे। उसके सिवाय डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स भी मेटालिक बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि ns और n-1 डी ऑर्बिटल्स की एनर्जीज एक जैसी होती हैं। सो पहले तो हम सिंपल सी बात करते हैं कि ये मेटालिक क्यों है। मेटालिक इसलिए है क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है और इनके पास 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ns ऑर्बिटल में, जिसके थ्रू ये इजीली मेटालिक बॉन्ड बना लेते हैं, देयरफॉर दे शो मेटालिक कैरेक्टर। तो अगर सिर्फ सिंपल मेटालिक कैरेक्टर की बात हो रही है तो आपका जवाब होगा, दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड 1 or 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर ns ऑर्बिटल, देयरफॉर दे इजीली फॉर्म मेटालिक बॉन्ड एंड शो मेटालिक कैरेक्टर। ओके, अब दूसरा पॉइंट आता है कि व्हाई दे आर वेरी हार्ड मेटल्स। अब मुद्दे की बात ये आती है, आपको याद होगा कि एल्कली मेटल्स की कॉन्फ़िगरेशन थी ns1 और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी ns2। तो वो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं मेटालिक बॉन्ड की तरफ, और एल्कली मेटल्स 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है जो कि उनके वैलेंस शेल में होता है।
तो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स तो बेहद सॉफ्ट मेटल्स हैं. एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर मेटल्स बट दे आर सॉफ्ट मेटल्स. इवन सम ऑफ देम कुड बी कट विद नाइफ. लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर नॉट सॉफ्ट, दे आर नोन फॉर देयर हार्डनेस. तो इनकी हार्डनेस से हमें इस चीज का ये होता है कि केवल एक या दो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू इतना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड नहीं बन सकता. हार्ड होने का मतलब है कि इनका ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मेटेलिक बॉन्ड बेहद स्ट्रॉन्ग है. एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के सॉफ्ट होने का मतलब है कि उनका जो मेटेलिक बॉन्ड है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना यहां पे है. अब क्यों इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मेटेलिक बॉन्ड क्यों बेहद स्ट्रॉन्ग है? अगर वो भी सिर्फ एक या दो इलेक्ट्रॉन एनएस के ही यूज करते होते तो एल्कली मेटल्स के जितना हार्ड होते, लेकिन वो उससे ज्यादा हार्ड हैं क्योंकि n-1d और ns ऑर्बिटल्स की एनर्जीज होती हैं एक जैसी, सिमिलर, सेम नहीं, सिमिलर. सिमिलर एनर्जी होने के कारण जहां मेटेलिक बॉन्डिंग में ns के इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा ले पाते हैं वहां साथ ही कौन और हिस्सा ले लेता है? n-1d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स भी हिस्सा ले लेते हैं. जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा ले लेंगे मेटेलिक बॉन्डिंग में तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा. और जब मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा तो मेटल कैसी होगी? हार्ड. एल्कली मेटल्स में या एल्कलाइन में ऐसा कुछ नहीं होता. वहां पे d और n-1d ऑर्बिटल की पार्टिसिपेशन जैसा कोई स्कोप ही नहीं है. सो अब क्या कहेंगे? और हार्डनेस में एक और ट्रेंड देखा गया है कि जैसे आपका स्कैंडियम, इस तरह से टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इस तरह से. सो D1, D2, D3 और फिर D5, अगेन D5, D6. तो आप देखें इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें 3, इसमें 5, अगेन यहां पे भी खैर 5 ही रहेंगे. फिर आयरन में अब 4 हो गए अनपेयर्ड. वैसे तो D6 है लेकिन अनपेयर्ड कितने बचे? 4. कोबाल्ट में 3 बचेंगे, निकल में 2 बचेंगे, कॉपर में तो सारे ही पेयर्ड हो गए. सो ये ऑब्जर्व किया गया है कि जिस तरह ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हार्डनेस ऑफ मेटल भी बढ़ती जाती है. और जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल कम होते जाते हैं वैसे वैसे हार्डनेस कम होती देखी गई है. सो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस डिस्कशन इज दैट along with ns and n-1d along with ns electrons, the n-1d electrons also take part in metallic bonding. More the number of unpaired electrons in n-1d orbital, more are the stronger stronger is the metallic bonding due to the overlapping of d अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स लिखना जरूरी होगा. ओवरलैपिंग ऑफ अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल्स एंड हार्डर इज द मेटल. मतलब जैसे जैसे n-1d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती जाती है वैसे वैसे ही d ऑर्बिटल्स के बीच, मतलब एक मेटल के अनपेयर्ड d ऑर्बिटल का दूसरे मेटल के अनपेयर्ड d ऑर्बिटल के साथ क्या हो जाएगा? ओवरलैप हो जाएगा अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. और जितने ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा वैसे ओवरलैप्स होंगे. तो कहने का क्या मतलब है कि ns के जो एक या दो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिंपल मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे. उसके सिवाय n-1d ऑर्बिटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे एक मेटल के मान लीजिए ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं एक किसी एटम के, और दूसरे एटम के ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनके बीच क्या हो जाएगा? सॉर्ट ऑफ ओवरलैप्स हो जाएंगे. एक तरफ सिंपल मेटेलिक बॉन्ड और दूसरी तरफ ये डी इलेक्ट्रॉन्स के, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स के ओवरलैप, तो उससे जो है बेहद स्ट्रांग बॉन्ड बन जाता है. और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे n-1d ऑर्बिटल में उतने ही ऐसे ओवरलैप्स जो हैं वो सिंपल मेटेलिक बॉन्ड को और ज्यादा स्ट्रांग बना देते हैं और उसके कारण ये मेटल्स क्या हैं? बेहद हार्ड हैं. अब वाई क्रोमियम, पहले सीरीज में क्रोमियम, सेकंड सीरीज में मॉलिब्डेनम और थर्ड सीरीज में टंगस्टन
आर वेरी हार्ड मेटल्स। आपको मालूम है क्रोमियम में D5, 3D5, 4D5 एंड दिस इज 5D5। ये सारे क्या हैं? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास d ऑर्बिटल में। 5 ही मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसी भी d ऑर्बिटल में हो भी सकते हैं। सो they have maximum number of unpaired electrons in their d orbitals. That means they have maximum overlaps of d orbitals with unpaired electrons apart from simple metallic bonding, जो किसके थ्रू होगी? इनका ns के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 4s आ जाएगा, 5s और 6s। तो सिंपल मेटेलिक बॉन्डिंग के सिवाय इनके पास 5 d ऑर्बिटल्स के ओवरलैप्स हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल। दैट मेक्स देयर मेटेलिक बॉन्ड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर वेरी हार्ड। तो क्या लिखेंगे हम? दे हैव n-1d5 एंड ns1 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर इन तीनों की जनरलाइज कर दी जाए तो ये कन्फिग्रेशन आएगी। And they have maximum, that is 5 unpaired electrons in d orbital. Therefore, maximum dd overlaps make their metallic bonding very strong and make them very hard. तो आप ये याद रखें कि क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन जो हैं ये बहुत हार्ड मेटल्स हैं। टंगस्टन तो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट और हार्डनेस के कारण ही इसको बल्ब्स में भी, फिलामेंट्स में यूज किया जाता है। इसीलिए Now we come to zinc, cadmium and mercury. Zinc, cadmium and mercury are not very hard. Mercury का तो आपको मालूम ही है कि it is even liquid. Hardness की तो बात ही नहीं है इसमें कोई भी। So क्यों नहीं है? Because their metallic bond is formed just by ns2 electrons. इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको फिर से याद दिला दूं, n-1d10 and ns2। अब जो भी ये मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे केवल किसके थ्रू बनाएंगे? ns के 2 इलेक्ट्रॉन्स की मदद से बनाएंगे। बाकी d ऑर्बिटल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। तो इनका मेटेलिक बॉन्ड जो है वो ऑलमोस्ट उतना कर स्ट्रांग होगा जितना कर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का था। तो उसी तरह की हार्डनेस भी होगी फिर इनमें। सो इस तरह से लिख सकते हैं बिकॉज देयर मेटेलिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड जस्ट बाय ns2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दे हैव नो dd overlapping due to fully filled d orbitals. Therefore, their metallic bond is not very strong like other transition elements and they are soft metals. या बड़ा ही इसको शॉर्ट कर देना हो तो simply due to absence of unpaired electrons in their d orbitals they make very weak metallic bond and they are very soft. अगली बात, अब मेटेलिक कैरेक्टर की बात चल रही है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इससे रिलेटेड ही है। फर्स्ट थिंग टू बी डिस्कस्ड इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जो मेटल्स इतनी हार्ड थी, जिनका मेटेलिक बॉन्ड इतना स्ट्रांग था, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो हाई होना ही था। क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का सिंपल सा मतलब ही क्या है कि जब आप किसी मेटल को हीट कर रहे हैं तो उसके सारे बॉन्ड्स तोड़ के आप उसके सारे एटम्स को अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं और उस चक्कर में पहले आप उसको मेल्ट कराएंगे। सारे एटम्स जब उसके सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से, सारे एटम्स के आपस के बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो मेल्ट कर जाएगी। आप उस मेटल को और ज्यादा हीट करेंगे, पिघली हुई मेटल को, तो फिर उसके वेपर्स बन जाएंगे एटम्स के और फिर वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। कहने का मतलब अगर मेटल के एटम्स के बीच बॉन्ड्स वीक होते तो आप उनको आसानी से तोड़ लेते, कम हीट करके भी तोड़ लेते और मेल्टिंग पॉइंट लो होता। लेकिन हम कह रहे हैं कि दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो एक इशारा तो सीधा सा मिल रहा है कि इन एटम्स के आपस में जो इन मेटल्स के एटम्स के आपस में जो बॉन्ड हैं दे आर वेरी स्ट्रांग। और वही हम अभी डिस्कस भी कर चुके कि एज दे फॉर्म स्ट्रांग मेटेलिक बॉन्ड्स बाय पार्टिसिपेशन ऑफ ns एंड n-1d, उसके भी n-1d के कौन से यूज होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले। Unpaired electrons. Higher the number of unpaired electrons in d orbital, stronger is the bond. And
हायर इज द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हम क्या लिख देंगे, वही बात जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में नई बात क्या है कि केवल ns ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा नहीं ले रहे हैं मेटेलिक बॉन्डिंग में, उसके साथ दूसरा कौन हिस्सा ले रहा है, n-1d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, और वो भी कौन से हिस्सा लेते हैं, लेकिन अनपेयर्ड। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना ही इनके आपस में dd ओवरलैप्स होंगे। एक मेटल का d ऑर्बिटल दूसरी मेटल के d ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, फिर